हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे VSEPR थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने बॉन्ड एंगल, बेंट रूल ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है रिपल्सन ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन सामने सामने दिखाई देंगे तो वो क्या करेंगे? रिपल्सन क्रिएट करेंगे। और इस रिपल्सन की कहानी को ही हम लोग VSEPR थ्योरी में देखते हैं। एक्चुअल में ये VSEPR थ्योरी वो कुछ अलग नहीं है, ये बेंट रूल को ही केवल क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है। चूंकि आपने देखा था कि जो बेंट रूल था वो एप्लीकेबल था, इट इज एप्लीकेबल फॉर sp3d, है ना, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, तो केवल और केवल यहाँ पे था, और ये क्या कर रहा था? ये बेंट रूल के थ्रू हम केवल और केवल sp3d हाइब्रिडाइजेशन के ही sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ही शेप को डिफाइन कर पा रहे थे। ठीक है, तो बेंट रूल को VSEPR थ्योरी ने क्या किया हुआ है? एक्सटेंड किया हुआ, और एक्सटेंड करके ये काम किया कि हम लोग अब किसी भी पे, यानी किसी का भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उस पर हम लोग क्या करेंगे? ये थ्योरी एप्लीकेबल कर लेंगे। फिर से मेरी बात समझिए, ये क्या है? VSEPR थ्योरी बेंट रूल से ही इंस्पायर होकर ये थ्योरी बनी हुई है। बेंट रूल चूंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए एप्लीकेबल था, बाकी में ये नहीं काम कर पा रहा था, तो बाकियों के लिए VSEPR थ्योरी आई है। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल, ये बात आपके माइंड में आ गई होगी। अब एक्चुअल में बेंट रूल किस चीज को बताया था भाई? बेंट रूल कुछ कर नहीं रहा था। बेंट रूल भी एक सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम मतलब कुछ अलग नहीं, एक एटम होता है, तो उस एटम के पास यदि लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को किस पोजीशन पे रखोगे, और उसके पास अगर मान लीजिए उस एटम से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखोगे? जब वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा हो तब। ठीक है ना, इसके बारे में कौन बताता है? बेंट रूल। तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बेंट रूल क्यों एप्लीकेबल थे, या काहे ज्यादा वो तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पोजीशन थे, एक था एक्सियल पोजीशन और एक था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम लोग लोन पेयर को कहाँ रखते थे? इक्वेटोरियल पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रख देते थे। लेकिन बाकियों के केस में ऐसा नहीं है, बाकियों के केस में ये दो स्पेशल पोजीशन नहीं है। इसी कारण हम लोग ये रूल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगाते यही रूल है। यानी जो बेंट रूल है, इस रूल को हम समझ तो रहे हैं, चीजों को ये भी मान रहे हैं कि हम ये क्यों लगा रहे हैं, इन लोन पेयर को हम लोग को क्यों इक्वेटोरियल पे रखना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्यों एक्सियल पे रखना पड़ रहा है। इसके कारण को पकड़ के हम लोगों ने कई जगह पे अप्लाई भी किया है, जिसके कारण हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन चीजों को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहे थे। लेकिन एक सटीक सबके लिए नहीं था, इसी को सटीक करने के लिए VSEPR थ्योरी आई है। ठीक है ना, VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है यार, इसने नाम में ही अपने क्या बता दिया कि इस थ्योरी के अंदर है क्या। ठीक है ना, तो इसने सबसे पहले लिखा है वैलेंस शेल होना चाहिए। भाई कोई भी एटम है, उस एटम के वैलेंस शेल की बात करेगा। ये किस सेल की बात करेगा? वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल के अंदर कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किस में है? पेयर में है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर के रिपल्सन की बात करेगा। कौन? VSEPR। तो क्वेश्चन, सर इलेक्ट्रॉन पेयर में कैसे हो सकता है? हाउ डू यू से दैट कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में हो सकता है? भाई एक एटम अगर बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बनाने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस और नो? यानी अगर एक एटम बॉन्ड बना रहा है तो भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक एटम बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसके ऑर्बिटल में यदि पूरे के पूरे फुल फील्ड है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है? लोन पेयर है, यानी यहाँ भी तभी भी उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड बना रहा है तो भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके होंगे और एक दूसरे के होंगे, लेकिन आएंगे तो एक जगह पे कितने रखे जाएंगे? दो। उसी तरीके से लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी वैलेंस शेल में जब हमारे पास नहीं बनाने के लिए होता है, जैसे आप देखोगे कार्बन के हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, आप ले लो किसका एग्जाम्पल? कार्बन का नहीं, कार्बन का मत लीजिए, आप ले लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन का ले लीजिए। ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p4 होता है। इसमें वैलेंस शेल कौन सा है? 2 वाला है। इसमें देखोगे तो ये ऐसे ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे फुल्ली फिल्ड होगा, और इस वाले में देखोगे तो 1 2 3 और यहाँ पे फुल्ली फिल्ड। तो अगर देखा जाए वैलेंस शेल के अंदर तो कितने लोन पेयर हैं?
2 लोन पेयर है कि नहीं है? 2 लोन पेयर का मतलब कि उसके ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। और पहली बात हमेशा वैलेंस शेल के अंदर चेक करूंगा, वैलेंस शेल ये नहीं है मेरा, ये है। तो वैलेंस शेल के अंदर ध्यान से देखा जाए तो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कंप्लीटेड है, और कंप्लीटेड है तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल क्या हो चुका है? फील्ड हो चुका है। और फील्ड ऑर्बिटल को, वैलेंस शेल में उपस्थित फील्ड ऑर्बिटल को हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको ही हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ पे वैलेंस शेल इसके 2 हैं, दोनों के अंदर मतलब वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल सॉरी 2 है, 2 के अंदर 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें वो क्या हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों लोन पेयर कहलाएंगे, ठीक है ना। 2 ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2। अब सर रिपल्सन की बात क्यों हो रही है? रिपल्सन का कारण है कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी आएंगे तो सेम नेचर के हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो प्रॉब्लम क्या है कि सेम नेचर, दोनों किस नेचर के हैं? सेम नेचर के हैं। और सेम नेचर के होने के कारण ही क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भाई रिपल्सन तभी आता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम चार्जेस है तो सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और रिपल्सन यहाँ पे होगा क्योंकि हम हर जगह पे कौन नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। भाई बॉन्डिंग करेगा ही कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, उनका तो इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, बस वो कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को, बाकी आते जाते कहीं नहीं है। पूरा काम करता कौन है? वैलेंस शेल के अंदर तो कौन? इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस शेल छोड़ो, एक एटम के अंदर पूरा मेन काम करता, मतलब मेन कार्य करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग होगी तो भी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग नहीं होगी तो भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक एटम का जो सबसे मेन पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी आएंगे तो रिपल्सन होगा ही होगा। तो अगर मान लो एक एटम बॉन्ड बना रहा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लोन पेयर हो गया उसके पास यानी उसके ऑर्बिटल फील्ड हो गया तो भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। और ये रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये दूर दूर भागेंगे। क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। और दूर दूर भागने का मतलब ये अपने ऑर्बिटल की पोजीशन में क्या लाएंगे? चेंज। ये अपने ऑर्बिटल की पोजीशन में क्या लाएंगे? चेंज। और अगर ये ऑर्बिटल की पोजीशन में चेंज लेके आएंगे तो एक एटम जब बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना रहा होगा तो उस मतलब सिंपल समझो, अगर ऑर्बिटल की पोजीशन में चेंज तो एटम के ऑर्बिटल की पोजीशन में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ मॉलिक्यूल बना रहा होगा, मतलब किसी के साथ बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बना रहा होगा, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो पोजीशन होगा ऑर्बिटल का वो चेंज होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? जिससे क्या होने लगेगा? इस मॉलिक्यूल के शेप में चेंज होने लगेगा। यानी जो हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे सी है तो ऐसे मैं कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और बोला कि मैंने ऐसे रह लेंगे, या मैंने सोचा कि इनको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं और ये छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल होगा। अगर CH4 का देखूँ मैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि इनके शेप में क्या हो जाएगा? चेंज। यानी इनका एक फिक्स शेप होगा। वो फिक्स शेप क्यों होगा? क्योंकि इनके अंदर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की कहानी जहां भी आएगी रिपल्सन स्टार्ट होगा। रिपल्सन का मतलब भैया रिपल्सन कहाँ से होगा? भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि घूम रहा है, उसका घर द्वार नहीं है कि नहीं है? उन सबका अपना अपना क्या है? घर है। तो अपने घर में रह के ही वो रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने का मतलब वो एक घर में, जिस घर में है उस घर से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के घर पे रिपल्सन क्रिएट करेंगे। मतलब दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में रह रहा है उसके घर पे रिपल्सन करेंगे। इससे क्या होगा कि वो उसका वाला जो घर होगा, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है मेरा, ये वाला हाथ, और ये वाला दूसरा हाथ है, ये दूसरा घर है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर मान लीजिए ये वाला इसके ऊपर रिपेल करेगा तो ये इसके घर की पोजीशन क्या होगी? चेंज। यानी ये इधर भागेगा, और ये वाला भी जब इसके ऊपर रिपेल करेगा तो ये वाला भी इधर भागेगा, यानी इसके घर की भी पोजीशन क्या होगी? चेंज। यानी ऑर्बिटल की पोजीशन की ऑर्बिटल के पोजीशन में क्या आएगा? चेंज। ऑर्बिटल के पोजीशन में चेंज तो एटम के अंदर क्या आएगा? चेंज। एटम के अंदर चेंज तो एटम बना रहा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के शेप के अंदर भी क्या आ जाएगा? चेंज। ठीक है। तो VSEPR थ्योरी ने बोला कि जब हमको पता है ये चेंज होने वाला है तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर ये एटम करेगा क्या या मॉलिक्यूल करेगा क्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि रिपल्सन होगा तो कहाँ तक होगा? एक मैक्सिमम पोजीशन होगी, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कि ये वाला इसको ढकेलेगा और ये वाला इसको ढकेलेगा। एक दूरी जाने मतलब बहुत दूरी पे जाने के बाद क्या होगा कि इनके अंदर रिपल्सन तभी भी रहेगा? नहीं, रिपल्सन क्रिएट करने की भी एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। उस डिस्टेंस के बाद उनके बीच में कोई रिश्ता रह ही नहीं जाएगा, दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर कोई रिश्ता रह ही नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा? ये एक फिक्स पोजीशन पे जाके रुक जाएंगे जहां से वो रिपेल नहीं कर सकते। क्लियर है बात? हाँ या ना? तो इससे समझ में आई बात ये वाली कि भैया रिपल्सन होगा
क्यों होगा? क्योंकि सेम नेचर के हैं। रिपल्सन से क्या होगा कि ये एक दूरी पे जाना चाहेंगे जहां से इनका दूसरे से कोई मतलब ना रहे, यानी दूसरा वाला इनको ना रिपेल कर पाए और ये दूसरे को ना रिपेल कर पाए। ठीक है, तो उस पोजीशन को फाइंड आउट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि एक ऑर्बिटल एक्चुअल में जब बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसमें उसकी ऑर्बिटल की पोजीशन किस साइड जाए, यानी कहाँ पे ऐसा रख देंगे हम इसको, कहाँ पे इस ऑर्बिटल को रख देंगे, या इस कारण इस ऑर्बिटल को कहाँ पे रख देंगे जिससे इनके बीच में रिपल्सन ना हो, और जब रिपल्सन होगी नहीं तब वो वहीं पे रुकेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि इनकी फिक्स शेप क्या है, क्योंकि ऑर्बिटल की पोजीशन क्या हो जाएगी, तब फिक्स हो जाएगी। ऑर्बिटल की पोजीशन फिक्स, तो इसका मतलब शेप क्या हो जाएगी, फिक्स। क्लियर है? तो एक शेप को फिक्स करने के लिए, यानी शेप को फिक्स करने के लिए हमको पूरी रिपल्सन की कहानी पढ़नी पड़ेगी, भैया रिपल्सन कहाँ तक हो रहा है, और ये सब कहाँ हो रहा होगा, वैलेंस शेल में। ठीक है ना? तो VSEPR थ्योरी एकदम सिंपल यही है कि शेप डिफाइन करना है, तो सबसे पहले ये देखो कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक होगी जहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, और कब कब होगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। VSEPR में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यस और नो? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं हम इसके अंदर की कहानी। अब बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से आपको समझना, टेंशन मत लीजिए, एकदम ध्यान से समझते जाइए। VSEPR थ्योरी के अनुसार जो रिपल्सन होता है वो रिपल्सन 3 टाइप का होता है। भाई VSEPR थ्योरी किसके लिए दी गई है, आपको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। अब समझिएगा, रिपल्सन जो होता है VSEPR के अनुसार वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। कैसे सर 3 टाइप का? भाई इसके अनुसार अगर एक एटम मॉलिक्यूल बना रहा है, या एक एटम की ही बात कर लो, हाँ मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट मीन्स बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर वो बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, लेकिन फिलहाल में कहानी समझो कि एक सेंट्रल एटम की है, तो अगर एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम अगर बॉन्ड बना रहा है और उसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर, तो पहला रिपल्सन, तो अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में होगा रिपल्सन, पहली बात। दूसरा रिपल्सन लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और तीसरा रिपल्सन बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। क्यों हो रहा है रिपल्सन, फिर से मैं बता दूं, लोन पेयर का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बॉन्ड पेयर मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर नो? भाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हटा दो रिपल्सन होगा ही नहीं, VSEPR थ्योरी लगाने की जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है, जो ये लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। मान लेता हूं मैं कि एक सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के पास कितने क्या बोलते हैं लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर होंगे, तब जाके ना ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी पहला वाला जो है कि लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में लग रहा है, तो इसका मतलब तभी होगा वो कि जब क्या होंगे, एक सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर, तब जाके ये वाला रिपल्सन आएगा। हाँ अगर एक लोन पेयर है, तब ये वाला, मतलब एक लोन पेयर है तो पहला वाला तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, पहला वाला रिपल्सन उसके अंदर नहीं होगा जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन ये वाला होगा। अगर एक लोन पेयर है तब ये वाला होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बनेगा, और वो कौन होगा, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर है बात? बॉन्ड पेयर मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जब एक एटम, मान लीजिए C ने H के साथ किया है ना, तो C ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा है, H ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? वही बात है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये BP वाले हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब आगे देखेंगे तो VSEPR थ्योरी के अनुसार क्या है कि भैया जो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होता है, तो वो होता है लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में, सबसे ज्यादा होता है। फिर उससे कम अगर देखा जाए तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो कम होता है किससे, लोन पेयर से लोन पेयर के बीच में, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में। ये पहली बात उसने बोली। ठीक है, दोनों बातें हम समझेंगे, पहली बात ये और दूसरी बात ये। भाई एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास अगर 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, एक लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, एक को लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। अगर मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है, उसके पास दोनों लोन पेयर है, तो उसके पास सबसे तगड़ा वाला जो रिपल्सन होगा वो कहाँ होगा, लोन पेयर वाले में होगा। फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, फिर उससे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। क्लियर है? ठीक, ये तो पहली बात हो गई इसकी।
दूसरी उसने बोली कि अगर मान लो एक सेंट्रल एटम कई सारे एटम से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। जो बातें पहले उसने बोली है उसको समझ लो, उसके बाद देखते हैं हम लोग। मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड जब भी बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, मान लो एक एटम सपोज कर लो ए बी से जुड़ा हुआ है, ए किससे जुड़ा हुआ है, बी से, सिंगल इलेक्ट्रॉन से मतलब सिंगल बॉन्ड से। ए डबल बॉन्ड बी से जुड़ा हुआ है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात, हाँ या ना। तो अगर मैं देखूंगा ए बी से जुड़ा हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड से, ए बी से डबल बॉन्ड से, ए बी से ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ क्रिएट हो रहा है सर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्सन। भाई यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे, यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे होंगे, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा होगा। तो कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा चार्जेस बढ़ाओगे, रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कहने का मतलब मल्टीपल बॉन्ड की थ्योरी में उसने ये बताया कि अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड बना है तो मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मल्टीपल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में। मल्टीपल बॉन्ड में जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, और सबसे कम किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। क्लियर है बात, हाँ या ना, यस और नो, समझ में आ गया ये, बिल्कुल। तो यहाँ से ये 2 बातें पहले उसने बोल दी। अब तीसरी बात क्या बोली, तीसरी बात उसने बोली कि देखो ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता दिया कि अगर एक सेंट्रल एटम के पास ये स्थितियां हैं, ये कर रहा है, तो ऐसे ऐसे कहानियां बनेंगी। कैसे बनेंगी, क्यों बनेगी, आपके पास मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन तीसरी बात इसकी सुन लीजिए। तीसरी बात इसने बोली कि भैया अगर इतना समझ लिए तो तुम तीसरी बात ये समझो कि इनको क्या करना, रिपल्सन को अपने क्या करना पड़ेगा, कम। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को यानी इसके अंदर जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर, सिंपल ये अपने आप को क्या करेंगे, एक ऐसी मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे जिसके कारण इनके बीच का जो रिपल्सन है वो क्या हो पाए, कम हो पाए। जो सभी लोग बोलते आएंगे वही बात ये बोल रहा है बीएसपीआर थ्योरी कि ये क्या करेंगे, हर एटम अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाना चाहेगा जिससे उसके इलेक्ट्रॉन को कोई खतरा ना हो। यानी अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को उस पोजीशन पे, अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर है तो लोन पेयर को उसको ऐसे पोजीशन पे डालना पड़ेगा जिसके कारण क्या हो पाए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो पाए रिपल्सन जो ज्यादा हो रहा है वो क्या हो पाए, कम हो पाए। क्लियर है बात, यानी रिपल्सन क्या कर पाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाएगा तो फिर सभी ऑर्बिटल की स्थिति, सभी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जिससे, और अगर स्थिति फिक्स हो जाएगी तो इसका मतलब उनका शेप भी क्या हो जाएगा, फिक्स। तब जाके हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम इतना शेप डिफाइन करने के लिए बेचैन क्यों, आखिर किसी मॉलिक्यूल का अगर हम शेप डिफाइन ही कर लेते तो क्या फायदा। भाई अगर एक मॉलिक्यूल का हम शेप डिफाइन कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके शेप में छुपी होती है। तब हम ये समझ पाएंगे कि उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे की गई है, तब हम ये समझ पाएंगे कि उसके अंदर जो लोन पेयर है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तब हम ये समझ पाएंगे कि किसी से वो कैसे जुड़ी है, किस एंगल पे जुड़ी है। ठीक है, तो हर एक चीज़ उसकी फिक्स हो जाएगी, हर एक प्रॉपर्टी उसकी फिक्स होती नजर आएगी जब हम उसका शेप डिफाइन कर लेंगे, और ऐसा शेप जो चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज कब नहीं होगा, जब रिपल्सन क्या होंगी, बीच में जो होंगी वो कम होंगी। ठीक है, तो तीसरी बात उसने ये बोली। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सर कैसे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे कम होगा, कैसे बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, उस सबसे कम होगा। चलो इसको डिफाइन करते हैं। बाकी मल्टीपल बॉन्ड वाला तो तुम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, भाई मल्टीपल बॉन्ड में क्या हो रहा है कि भाई अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में हो रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, है ना भाई। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो एक क्या है, Q1 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी Q1 की वैल्यू देखी जाए 1 है। यहाँ पे Q1 कितनी है, 1 है, मतलब यहाँ पे देखा जाए Q2 सॉरी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्सन देख रहा हूँ मैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 का गुणा 1 में करूँगा 1 ही तो आएगा। यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए तो 2 का गुणा 2 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी रिपल्सन बढ़ते जाएगा।
यहाँ पे देखोगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, है ना, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो रिपल्सन है इसका 4 गुना कौन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जब रहेगा, यहाँ पे 9 गुना बन जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एमबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड और एसबी का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझ रहे होंगे आप। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है लोन पेयर वाली स्थिति में। सबसे पहले लोन पेयर की स्थिति हम समझते हैं। मान लीजिए एक एटम है, एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के ऊपर 2 लोन पेयर है। सपोज करिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की ये लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। और आपको पता है अगर बेंट रूल थोड़ा सा भी मैं आजमाऊं तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, वो नज़दीक रहना चाहेंगे। सेंट्रल एटम उनको कहाँ रखना चाहेगा, नज़दीक। अगर नज़दीक नहीं रखेगा तो ये क्या होंगे, फरार हो सकते हैं। तो ये नज़दीक रहेंगे तो इनका मतलब इलॉन्गनेस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इनका जो कवर एरिया क्या होगा, ज़्यादा। पहली चीज़ तो यही से समझ में आ रही है, कुछ नया नहीं है, यही समझते जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात यार ध्यान से समझिएगा कि प्रॉब्लम एक और है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेंट्रल एटम इनको कंट्रोल करना चाह रहा है। यार कैसे कंट्रोल करेगा, अगर मान लो अगर ये बॉन्डेड होते हैं, अगर मान लो ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल एटम का ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, मतलब बॉन्डिंग कर रहे हैं दोनों। ये क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ऐसे कर लो, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। और रखने के बाद ये हाइड्रोजन भी इस पे कंट्रोल कर रहा होगा और सेंट्रल एटम भी कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर ध्यान से मैं देखूं तो ये सेंट्रल एटम इन दोनों पे कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्प और कौन कर रहा है, हाइड्रोजन भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब 2 लोग मिलके इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। और अगर प्रॉपरली देखा जाए तो इसका मतलब अगर 2 लोग हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन को संभालेंगे। ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को संभालेगा, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को संभालेगा, जिम्मेदारी इसकी भी दी गई है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये दोनों लोग बराबरी से संभाल रहे होंगे। यस सर, बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अकेले बेचारा सेंट्रल एटम है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए दे दिए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये संभाल पाएगा नहीं, 100% श्योरिटी है। लेकिन ये जितनी पावर है उसको अपने पास कहाँ रखना, मतलब जितनी पावर है उतनी लगा देगा और लगा के इनको कहाँ रखना चाहेगा, पास नहीं रखेगा तो 100% ये निकल लेंगे, दूर होंगे तो पास रखेंगे तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन फिर से वही बात है ना कि अभी भी इस पे कंट्रोल उतना नहीं रहेगा, पास तो है लेकिन अभी भी क्या करेंगे, ये मूवमेंट करते रहेंगे, बदमाशी करते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे, ये इधर से इधर जाते रहेगा। और जब भी ये मूव कर रहा है दैट मीन्स क्योंकि ये इसका कंट्रोल उतना अच्छा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दौड़ेगा, ये मूव करेगा ही करेगा। और जब मूव करेगा तो जब भी इधर आएगा तब तक देख लेगा ये इसका चेहरा कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को देखते ही इलेक्ट्रॉन को क्या चढ़ जाता है, बुखार, और तुरंत उसको क्या कहता है कि उसको यहाँ से हटाओ। समझ में आई बात। तो यानी इस ए वाले ए को नहीं रखता हूँ, ये एक्स वाला ऑर्बिटल है, ये वाई वाला ऑर्बिटल है। तो एक्स वाला ऑर्बिटल जो है, एक्स ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है घूमते घूमते जब आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे, तो फिर जो ही आगे बढ़ेंगे तब तक ये वाई ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉनों को देख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को देख लेंगे, वाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को देख लेंगे और इनके अंदर आ जाएगा गुस्सा और ये चाहेंगे कि क्या इसको तुरंत यहाँ से हटाओ। फिर वैसे ही वाई ऑर्बिटल वाले भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे एक्स ऑर्बिटल को, तो वो कहेंगे कि इनको हटाओ। अगर नहीं हटाया भाई तो फिर क्या होगी, भयंकर फोर्स जनरेशन होगी। भयंकर फोर्स से क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये दोनों अपने अपने अंदर जो भी शक्तियां व्याप्त है, ठीक है ना, वो सब के सब क्या अलग कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र के अंदर जितनी शक्तियां थे वो सब की सब शक्तियां इनके पास आ जाएंगी और तुरंत ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। ये इसके ऊपर चलाएगा, ये इसके ऊपर चलाएगा, ठीक है। जैसे आप कभी भी देखे होंगे पुराने ज़माने की जो पिक्चरें थी जिसमें क्या होता था, अरे जिसमें ऐसा होता था ना कि तीर धनुष चल रहा है, सपोज कर लीजिए रामायण वाला पिक्चर, तो उसमें क्या होता था कि तीर धनुष जब चलता था तो एक बार धनुष मारिए तो उसके बाद आसमान में देखते रहिए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे लगेगा कि 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं दोनों, लेकिन जब वो तीर चलाएंगे तो पूरा एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा के वो तीर आता है। समझ में आता नहीं कि 2 मीटर का डिस्टेंस है कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
समझ पा रहे हैं। और ताकतें देखिएगा, उसमें जो भी बंदा होगा उसके पास एक शक्ति जरूर होगी, समझ रहे हैं। ये ऐसा नहीं, मैं रामायण की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट रामायण, आप किसी भी पुरानी पिक्चर जहाँ पे तीर धनुष से लड़ाई होती है उसमें देखिएगा, ठीक है। चूंकि वहाँ पे विजुअलाइज कराया जाता है, बट आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा और दूरी रखना चाहिए उनको हमारे अनुसार। तो रथवा थोड़ा और दूर रखते तो फिर मजा आता। और अच्छा, अगर रथवा दूर रख देंगे तो वो भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि उसमें बातचीत भी हो रही होती है, एक तीर वो चलाएगा, एक तीर दूसरा वाला चलाएगा, उसके बाद उसको बताएगा देखो ये देखो मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये, वहाँ पे भी प्रॉब्लम, गलती मतलब उसकी नहीं है, डायरेक्टर की गलती नहीं है। अगर बहुत दूर कर देगा तो आवाज कैसे जाएगा भाई, एक लोग दूसरे से स्पीकिंग भी तो कर रहे हैं, उसको बात भी तो करना है, कम्युनिकेट भी तो करना है। तो ये भी हो सकता है कारण, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा अलग हो जाता है कि एक बार वो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आके लगता है, जबकि डिस्टेंस 2 मीटर का होता है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी चलने लगेगा तीर, ठीक है ना। मैं रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं, आप उसको गलत वे में मत लीजिएगा कि मैंने गलत समझाया है, मैं बस अपना प्रैक्टिकल वो बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये भी क्या करने लगेगा, इसके ऊपर तीर चलाने लगेगा, और इसको लगेगा कि ये इसके पास जितना ब्रह्मास्त्र ये लगाएगा, और इसके पास जितना ब्रह्मास्त्र है ये लगाएगा। और देखते होंगे ये चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, जब बराबरी के रहते हैं तो दोनों तीरवा लड़ता है जब, तो वहीं पर खत्म, फिर दूसरा का चलाएगा, फिर वो चलाएगा, फिर खत्म, फिर वो चलाएगा, फिर वो चलाएगा, फिर खत्म। दैट मीन्स यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर तीर लड़ा और किसी का तीर मतलब किसी का मतलब दोनों खत्म, दोनों वहीं पे डिस्ट्रॉय है, तो इसका मतलब दोनों बराबरी टक्कर चल रहा है। अगर किसी का तीर नहीं टूटा तो इसका मतलब वो पावरफुल है। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी तीर ये चलाएगा और जितना ये चलाएगा, एक्स ऑर्बिटल के जितने इलेक्ट्रॉन है वो तीर चलाएंगे, और वाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने तीर चलाएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब ये करेंगे तो इससे ये पता चल गया ना कि बराबरी क्या है। पहली बात तो ये होगा कि बराबरी क्या है। अब जब बराबरी क्या है तो युद्ध चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, है ना। तब तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो युद्ध को खत्म करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण को बुलाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम की कहानी अगर देखें हम लोग, तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, देखेगा यार यहाँ तो तीर धनुष चलने लगा, लड़ाई होने लगी, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इस युद्ध को खत्म करवाना पड़ेगा। मजबूरन युद्ध कैसे खत्म होगा, जब ये दोनों अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, इसको एक्स वाले ऑर्बिटल को वाई वाला ना दिखाई दे, वाई वाले को एक्स वाला ना दिखाई दे, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तब जाके ये युद्ध क्या हो पाएगा, खत्म हो पाएगा। तो सेंट्रल एटम इनको क्या करेगा, मतलब इनके रिपल्सन के कारण, इनके शक्तियों के कारण क्या होगा कि ये दोनों दूर क्या होंगे, दूर जाने लगेंगे। सेंट्रल एटम इनको क्या करेगा, दूर करेगा। भाई सेंट्रल एटम नहीं करेगा, खुद दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये यहाँ पे आ गया ये वाला यहाँ पे आ गया, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वाई वाले थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाले जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स वाले वो कहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण ये क्या करने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल रूल है। तो जब ये दूर भागेंगे तो क्या हुआ, इनके बीच का जो गैप था वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, यही समझाना था कि जब भी लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने का मतलब रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। भैया बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना बड़ा बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो लोन पेयर के बीच में अगर रिपल्सन ज्यादा है तो लोन पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना, ठीक। अब आता है क्वेश्चन कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे खुद देखो ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अच्छे से समझना, यहाँ पे बराबरी का मुकाबला था। लेकिन जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात की जाएगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अच्छे से समझना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता क्या भाई, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कैसे समझोगे, ये मान लो सेंट्रल एटम में ये किसी एटम बी से किया हुआ है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक रहेगा, बी के। ऐसे ही तो होता है ना। तो ये और ये ऐसे कर लेते हैं साझेदारी और काम चलाते हैं। कहीं से भूल के कौन आ गया बगल में, अगर सेंट्रल एटम ने अपने क्या बैठा रखा हुआ है, लोन पेयर को, तो ये रहा लोन पेयर, ये रहे, ऐसे ऐसे सिस्टम ही तो बनेगा। अब एक बात बताओ, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के क्या है, नजदीक है, ये वाला क्या है, दूर है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ चला आएगा,
जैसे वहां पे क्या था, अभी आप जस्ट देखिए सेंट्रल एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात और दिमाग में रखना, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, लेकिन जब बात आएगी दोनों की तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एग्जैक्ट रिपल्सन क्रिएट करेंगे। क्लियर है बात, मेरी बात समझते जाना, क्योंकि छोटी छोटी बातें कहीं मिस हो गई तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसको इसने पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड रखा हुआ है, और ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं मूव कर सकता, यहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या रहेगा, कम। तो लड़ाई कैसे हो रही है, 2-1 में हो रही है ना। तो अगर 2-1 में होगी तो सीधी सीधी बात है कि 2-2 से तो कम ही तेज होगा, यहाँ पे 100% जीतेगा कौन, यही वाला जीतेगा, ये ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, जबकि यहाँ पे बराबरी का रिपल्सन क्रिएट होगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे कम वाला होगा। क्लियर है बात, तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन हो रही है, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा और एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम, तो ये बिल्कुल बढ़ेगा, यानी ये जो लोन पेयर है इसको उठा के मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, वैसे ही बॉन्ड एंगल की बात कर, सॉरी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर लेता हूँ। एक सेंट्रल एटम है, इसने इसके साथ किया हुआ है, तो सिंपल अभी लड़ाई किसकी हो जाएगी, कितने की हो जाएगी, 1-1 की, है ना। ये देखिएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन ने इसके साथ किया हुआ और ये सेंट्रल एटम ने इसके साथ किया। सेंट्रल एटम ने अपने भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, और हाइड्रोजन ने भी अपने भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। लेकिन क्या होगा, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में पटेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिपल्सन यहाँ भी क्रिएट होगा, लेकिन रिपल्सन कैसा क्रिएट हो रहा है, 1-1 के बीच में, है ना। लड़ाई अब क्या हो गई, फिर से इक्वल हो गई, लेकिन वहाँ पे 2-2 लड़ रहे थे, यहाँ पे 1-1 लड़ रहे थे, तो यहाँ पे इतनी भीषण लड़ाई नहीं होगी जितना वहाँ पे खतरनाक था, है ना। तो यहाँ पे रिपल्सन यहाँ भी क्रिएट होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू पिछले वाले से क्या होगा, कम। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कहानी समझ लो, सिंपल सिंपल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो Q1 का मतलब मान लो 2 और इधर भी मान लो 2, तो 2-2 4, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 कम 1 हो जाएगा, तो कम होते जा रहा है फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, वहाँ पे रखते जाना, F = K Q1 Q2/R²। यहाँ पे क्या रखना, Q1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना, Q2 की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे Q1 की वैल्यू 2, यहाँ पे Q2 की वैल्यू 1, यहाँ पे Q1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे Q2 की वैल्यू 1। खुद रखोगे खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात एक और कर लेते हैं कि मान लो एक सेंट्रल एटम है, तो एक सेंट्रल एटम के अंदर अगर मान लो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब भी मैं दर्शाऊंगा तो उसके ऑर्बिटल कैसे होंगे, ज्यादा बल्काइन होंगे, है ना, है ना। जबकि बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटल को अगर मैं दर्शा रहा हूँ तो कैसे होंगे, लॉन्गनेस वाले होंगे, मतलब लंबे होंगे। ये तो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, ये ऐसे होगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसका ऐसे होगा, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होगा लंबा होगा, खींचेगा, क्योंकि दोनों ओर से खींचा जा रहा होगा, जबकि यहाँ पे लोन पेयर को कोई खींचेगा है ये नहीं, तो इसका कैसा होगा, बल्काइन होगा और नजदीक रहेगा। क्लियर है, तो शेप की बात की जाएगी तो ऐसे नजर आएगा। यस और नो, बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने समझ ली, हाँ या ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कहानी को। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है, एक है CH4 NH3 और H2O, ठीक है, NH3 CH4 और H2O। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो CH4 का अगर हम देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3, NH3 का देखा जाए तो कैसा होता है, sp3, और H2O का देखा जाए तो sp3, सबका sp3 होता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो एक बात देखूँ तो इसके पास लोन पेयर कैसा होता है, 0, इसके पास देखूंगा लोन पेयर कैसा होता है, इसके पास लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है N के पास, तो 1 लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे कितना लोन पेयर, 2 LP, यानी 2 लोन पेयर है। क्लियर है, चलो देखो किसके पास ये 2 लोन पेयर है, ये सब पता है आपको, यहाँ पे N के पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पे 0 है, तो किसके पास है, कार्बन की बात हो रही है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम बनाता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, अब इतना लोला मत बन जाइए, ठीक है। ये रहा सी से अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे तो कैसे होता है, यहाँ पे 100%, चलिए एंगल की भी बात मैं कर लूँ अगर, तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे होता है 109 डिग्री 28 मिनट, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पे जब आओगे तो 107 डिग्री हो जाता है, जबकि यहाँ पे 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है, ठीक है।
क्या हो रहा है, पहली बात तो ये चेंज हो रही हैं चीज़ें, आया ना, क्यों चेंज हो रही हैं इसको मैं समझा रहा हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ मैं। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो क्या होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और मान लो ऐसे डिफाइन है। सबके बीच में एंगल अगर देखोगे तो सबके बीच में एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है नहीं तो फिर टेंशन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट। कहानी यहाँ पे आती है, यहाँ पे अगर मैं कहानी लेके आऊँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये 160 डिग्री आखिर दिया किसका गया है, तो ये बॉन्ड एंगल है। अच्छे से सुनना, ये क्या है, बॉन्ड एंगल। ये 109 डिग्री क्या है, ये भी बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल। ये भी क्या है, बॉन्ड एंगल है। लेकिन थोड़ा बात समझिएगा, मान लो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये रहा एन, एन के पास होंगे एच, ये भी एच, ये भी एच होंगे, और एक क्या होगा, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बना रहा है, सॉरी इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपने अगल बगल वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो अगल बगल वालों को कितना रिपेल करेगा, ध्यान देना, अच्छे से समझना। हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री के अंदर कि 109 डिग्री से 107 हो जाता है, 104 होता है, कम होते जा रहा है। आखिर कारण क्या है वो आप समझोगे। आप इसका कारण कौन है, मान लो अगर ये लोन पेयर नहीं था तो अगर ये इसकी स्थिति देखी जाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये हाइड्रोजन अगर मान लो कार्बन की तरह मैं देखूं तो अगर 4 हाइड्रोजन होते हैं इसके पास तो ये यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ऐसे ये रेंज होता, 109 डिग्री 28 मिनट वाली स्थिति बनती है इसकी। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया कि बीचवा में किसको रख दिया है, बीचवा में रख दिया है 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी एक लोन पेयर को। तो जब भी एक लोन पेयर आएगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इनको अच्छे से रहने देगा, बगलियों वाले इलेक्ट्रॉनों को भगाएगा कि नहीं भगाएगा। तो भगाने के कारण ही मान लो एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह पे ही तो ये लोन पेयर आ गया है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला किसको रिपेल करेगा, इस वाले को रिपेल करेगा। जब इसको रिपेल करेगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे भागेगा कि नहीं भागेगा, नीचे। अच्छा जब ये नीचे भागेगा तो नीचे इसको फिर से मिल जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, ये वाला खिसक के यहाँ पे चला आया, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई बॉन्ड पेयर तो है ना, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। तो ये जब यहाँ पे आ गया तो ये वाला इसको रिपेल करेगा और इसको रिपेल करके ये कहाँ भगाएगा, यहाँ पे भगा देगा कि नहीं भगा देगा, भगा दिया, हाँ या ना। अच्छा अब ये वाला भी मान लो अगर ये बहुत नजदीक होता, यहाँ पे होता, तो ये वाला फिर इसको भगाएगा। तो जब ये इसको भगाएगा तो ये भागेगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नहीं, उधर से भी प्रेशर, जो ही यहाँ पे आएगा तो फिर से ये इधर इसको भगा देगा, लोन पेयर इसको इधर नीचे क्यों ढकेल देगा। तो कुल मिला के ये बीच में ही कहीं रुक जाएगा, जहाँ पे ना इसका इफेक्ट हो और ना ही इसका इफेक्ट हो। लेकिन इससे एक बात जो क्लियर हुई वो ये हुई इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहा, देखो ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है। इन तीनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है और इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, कम है। यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यही तो समझाना था, क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा और रिपेल करने के कारण ये नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा ये नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस किया तो ये इधर आएगा, तो ये इधर जाएगा, तो फिर ये इधर जाएगा, तो फिर उधर से ढकेल देगा। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है, अब कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। अब लिखिए वो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल क्या है, ये बॉन्ड पेयर के बीच में बनने वाला एंगल है, नॉट लोन पेयर के बीच में। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिखा रहा है कि 160 डिग्री है, यहाँ पे 160 डिग्री नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 160 डिग्री है। ये 160 डिग्री कहाँ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 160 डिग्री है, यहाँ पे 160 डिग्री है, लेकिन यहाँ के बीच में ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा, वो ज्यादा हो गया ना। बॉन्ड एंगल बिटवीन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर, है ना। तो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है बॉन्ड एंगल वो कम है किससे, बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में बन रहा है। तो क्या हुआ, कौन बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा कौन है, तो सर बॉन्ड एंगल बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड एंगल कम हुआ, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ पे जो 109 डिग्री 28 मिनट है वो क्या है, वो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल है, और वो कम क्यों हुआ है, क्योंकि लोन पेयर आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाओगे तो और कम होगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए हैं, 2 लोन पेयर आ गए। अभी इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको भी अब समझा दे रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो
H2O की कहानी देखोगे तो H2O में ये 2 लोन पेयर आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन मैंने रख लिए। अब ध्यान देना, ये दोनों लोन पेयर वाले ये भी एलपी है, ये भी एलपी है, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा और सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे, ये और गैप क्रिएट करेंगे ना, तो क्रिएट करने से क्या होगा, एकदम और दूर चले जाएंगे और ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम। तो रिपल्सन मिनिमम हो गई, यहाँ पे आने के बाद रिपल्सन मिनिमम हो गई। लेकिन जब रिपल्सन मिनिमम हो गई, सपोज कर लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये अपनी मिनिमम उधर से कर लिए, यानी आपस में क्या हो गया, अब यहाँ पे मिनिमम हो गया, और मिनिमम रिपल्सन करने के चक्कर में इन्होंने अपने बीच में क्या कर दिया, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्रिएट कर लिया। लेकिन जब ये पीछे आए नीचे तो अभी हाइड्रोजन मिल गया, अभी हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे चुपचाप था, लेकिन जो ही अपनी फिक्स पोजीशन को यहाँ पे करना चाहेंगे तो इनको कौन दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा, हाइड्रोजन। रीजन हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यानी यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये अगर अपने आप को फिक्स करना चाहता है तो इसको मजबूरी है कि इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मान लो सपोज कर लो ये ऑक्सीजन पहले इतना था, इतना बॉन्ड एंगल था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे था, दोनों लोन पेयर ऊपर थे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे था जब रिपल्सन नहीं हो रहा था। लेकिन जब रिपल्सन इन्होंने क्रिएट किया तो ये बेचारे कहाँ आएंगे, और नीचे आएंगे कि नहीं, नीचे आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल इनके बीच में क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, सेम टू सेम यहाँ पे भी हो गया, है ना, ये भी इधर से चला आया तो इसने भी और बॉन्ड एंगल कम कर दिया। अब इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। नहीं तो इनका भी कितना होता, 109 डिग्री 28 मिनट होता। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो आखिर क्यों रिपल्सन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कैसे बॉन्ड एंगल कम होता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है एक्चुअल में यही एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो अभी VSEPR की स्टार्टिंग है, VSEPR अभी बहुत कुछ है इसके अंदर समझने जैसा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड वाली भी कहानी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने ये सीखा कि आखिर रिपल्सन होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है तो भाई मिनिमम शेप एक्वायर करना चाहते हैं, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस पाने के लिए वो क्या करते हैं, मिनिमम रिपल्सन के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना चाहते हैं, और तब जाके जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर लेते हैं और अपने रिपल्सन को मिनिमम कर लेते हैं, तब उनकी शेप क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और वही शेप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिपल्सन कितने प्रकार का होता है और कैसे रिपल्सन होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और क्यों आखिर उनके बीच में बॉन्ड एंगल मतलब जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, 2 बॉन्ड के बीच में हम बॉन्ड एंगल डिफाइन कर रहे हैं, ना कि हम एंगल डिफाइन कर रहे हैं लोन पेयर के बीच में, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मतलब फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, इसको रिपल्सन को, या सीधा मतलब समझा जाए तो बॉन्ड एंगल को कौन कौन इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहाँ से VSEPR थ्योरी को और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।